गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हर बच्चे का एक सपना होता है कि हर स्टूडेंट्स का कि वो कुछ इस तरीके से कॉपी लिखे कि उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। या वो सोचता है कि जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं वो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे लिखते होंगे कॉपी में। तो आप में से बहुत बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन 2, 3, 4 नंबर आपके कम रह जाते हैं और आप ये समझते हैं कि हमारे नंबर कम क्यों रह गए, कैसे रह गए। तो आज हम इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान दिलाएंगे कि कौन कौन सी कमियां आप करते हैं जिन वजह से आपके छोटे छोटे नंबर कुछ नंबर्स कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं और आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ला पाते। तो आज हम कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बताने वाले हैं जिन टेक्निक्स को यूज करके आप भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में मिलता है तो आप उसको शांत दिमाग से पढ़िए। हर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको अब हर बोर्ड आपको टाइम देता है, तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, हर क्वेश्चन को पढ़िए, रफली जल्दी से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। और आप दिमाग में फ्लो चार्ट बना लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस से आते हैं। वो क्वेश्चन जो अभी मैं घर से करके आया हूँ, फटाफट रिवीजन करके आया हूँ, वो क्वेश्चन आपको पेपर में रखा हुआ मिल गया, आपको उन क्वेश्चन को पहले करना है। कोई बोर्ड ये नहीं कहता है कि नहीं, जिस सीक्वेंस में पेपर में क्वेश्चन छपे हैं आपको उसी सीक्वेंस में एग्जाम देना है, ऐसा कोई बाउंडेशन आपके लिए नहीं होता। तो ये अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग लागू हो सकता है। कुछ बच्चे ओटी क्वेश्चन से पेपर की शुरुआत करते हैं, कुछ बच्चे लॉन्ग आंसर से शुरुआत करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो सिंपल लग रहा हो, जो करना, जो कॉन्फिडेंट लग रहा हो, आप वहाँ से पेपर सॉल्व करिए तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आप अच्छा आगे कर पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। जब आपकी कॉपी चेक होने जाती है तो आप तो वहाँ सामने नहीं होते, आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करती है। यस, एग्जामिनर ने क्वेश्चन कॉपी खोला, पहला क्वेश्चन चेक किया और पहले क्वेश्चन में ही गलती निकाल आई और उसको क्रॉस करना पड़ा, नंबर आपके कट करने पड़े या 0 करना पड़ा। अगला क्वेश्चन उसने फिर किया, चेक किया और उसमें भी आपने छोटी सी गलती कर दी और उसमें भी नंबर आपके डिडक्ट करने पड़े। तो अब टीचर के या जो एग्जामिनर के दिमाग में आपकी इमेज आई कि ये बच्चा कैजुअल है यार, बहुत अच्छा बच्चा नहीं है। तो आगे आप भले पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इमेज आपकी बन चुकी है, यस दिस स्टूडेंट इज कैजुअल, तो वो आपके आधे नंबर, 1 नंबर कहीं वो कट कर सकता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो इसलिए आप जब शुरुआत करें तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे हों कि टीचर को बस राइट करना पड़े, राइट, कहीं उसको नंबर कट करने का मौका नहीं दीजिए। तो अब क्या हुआ, अब आपकी इमेज एक अच्छे बच्चे की बन गई है, दिस इज द गुड स्टूडेंट और ये टॉपर बच्चा है। आगे चल के अगर आप छोटी मोटी गलती करते भी हैं तो वो आपकी जो इमेज है वो काम आएगी और जो एग्जामिनर है वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी को आप समझते हुए आप स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आते हैं, बहुत अच्छे से आपने उनका रिवीजन किया है और बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं। तीसरी बात कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन नंबर या तो गलत डाल देते हैं या बहुत छोटा सा लिख देते हैं या बहुत कॉर्नर में लिख देते हैं। नहीं, क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर आप बीचों बीच बहुत अच्छे और बोल्ड लेटर में लिखिएगा कि टीचर को समझ में आए कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, किसका आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं।
इससे दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन कि अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, कोई 2 मार्क्स का होता है, कोई 3 मार्क्स का होता है, कोई 4 मार्क्स का होता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर जब सही ढंग से नहीं लिखा तो टीचर कंफ्यूज हो गया कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, तो पता पड़े उसने 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2 मार्क्स के हिसाब से उसने चेक कर दिया। वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी हो सकता है जल्दबाजी में। और दूसरा ये होता है कि जब उसको मार्किंग करनी पड़ती, केजिंग करनी पड़ती, तो सारे क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो सारे उठा के फ्रंट पेज पे लाने पड़ते हैं, तब उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है और फिर वो थोड़ा सा खींचता है, परेशान होता है, पता नहीं बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन डाला, क्या किया। तो तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन नंबर आप बीचों बीच डालें और बोल्ड लेटर में डालें, अंडरलाइन कर दें, एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन नंबर टीचर को दिखाई दे और उसको ये पता पड़े कि यस आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। चौथी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम फिगर ड्रॉ करने में कंजूसी करते हैं या इग्नोर करते हैं। नहीं, जिस क्वेश्चन में फिगर की रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना एनी हाउ जरूरी है। फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर के नंबर होते हैं और जब आप किसी क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और फिगर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेन से ही फिगर बनाते हैं। नो, जब भी आप एग्जाम में फिगर बनाएंगे तो फिगर पेंसिल से ही बनाएंगे और पेंसिल आपकी शार्प होगी अच्छे से। अगर आप इरेजर का यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से इरेजर का यूज करें कि उसमें दाग धब्बे उसमें ना पड़े। और साथ में अगर किसी क्वेश्चन में मैप की ज़रूरत है, ग्राफ की ज़रूरत है, तो आप मैप और ग्राफ का भी यूज करें। ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आपकी नंबर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए, सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कॉमन चीज़ें लिखते हैं क्योंकि कॉमन पढ़ते हैं, कॉमन टीचर से पढ़ते हैं, कॉमन बुक से पढ़ते हैं, तो कॉमन। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मैटर डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं हिंदी की बात करूं तो आप सूरदास जी के बारे में लिख रहे हैं और आपने लिख दिया भाई ये उस सन में पैदा हुए, यहाँ पैदा हुए और इनकी रचनाएं ये थी और बहुत सारी चीज़ें, सभी बच्चे लिखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा डालिए, कुछ एक्स्ट्रा नोट डालिए, कुछ एक्स्ट्रा संदर्भ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप सूरदास जी की बड़ाई में कह सकते हैं, एक दोहा लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और अब के कवि खग्योत सम जह तह करत प्रकाश। तो अगर आपने ये दोहा डाल दिया, ये नोट डाल दिया, तो यस आपका जो मटेरियल है वो सबसे अलग हो गया। और अगर सबको एवरेज 5 में से मान लो सबको एवरेज 3.5 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको 4.5 एंड 5 मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको एक्स्ट्रा डालना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में कोई डेफिनेशन, मान लीजिए फोर्स की डेफिनेशन पूछिए, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन, बच्चे क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, कुछ तो डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे, कुछ और क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला लिख के छोड़ देंगे, कुछ और क्या करेंगे थोड़ा सा तो उसकी यूनिट भी लिख देंगे, यूनिट में भी MKS और CGS की भी लिखना पड़ेगी, लिख देंगे। अब इतनी चीजें अलग अलग, देखिए डेफिनेशन वही लिखते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, उसका फार्मूला लिख सकते हैं आप, उसकी यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट लिखते वक्त भी MKS और CGS लिख सकते हैं। अब अगर आपको और आगे चलना हो तो उसकी आप डायमेंशंस भी लिख दीजिए। यस, तो आप दूसरों से अलग हो गए और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपकी इमेज एक अलग, एक अच्छे स्टूडेंट की, एक टैलेंटेड स्टूडेंट की बनेगी। वो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन जब चेक होंगे वहाँ पर आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आप हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग साफ सुथरी रखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हैंड राइटिंग आप
बदल लें, जिसकी जैसी हैंड राइटिंग है उसकी वैसी ही रहेगी, बट आप साफ सुथरा लिखने की कोशिश करिएगा, साफ सुंदर लिखें, थोड़ा सा स्पेस रखें। और मान लीजिए कभी गलती होती है तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा 10-20 बार पेन चला देते हैं उस वर्ड पे या उस लाइन पे। नो, ऐसा नहीं करना। आपसे गलती होगी, नो प्रॉब्लम, आप एक बार एक लाइन खींच दीजिएगा, बस हो गया, पेंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। तो उसको बहुत ज़्यादा घिचिर पिचिर मत करिएगा, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है और वो आपकी पर्सनालिटी को खराब करता है, वहाँ पे आपकी इमेज को खराब करता है। तो गलती हो जाती है, नो प्रॉब्लम। तो आप गलती करके अगर कर रहे हैं तो एक लाइन खींच दीजिएगा। अगर बाई चांस कोई वर्ड छूट रहा है तो आप क्या करें, थोड़ा सा ये साइन होता है लगाने का और ऊपर आप लिख दीजिएगा उस वर्ड को, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई टॉपर्स की कॉपियाँ देखी हैं, उनसे भी गलती होती है तो वो लिख देते हैं इस तरीके से। तो हैंड राइटिंग अच्छी रखें, ज़्यादा काटा पीटी ना करें। हैंड राइटिंग आपकी जो नेचुरल है वही रखें, कोई दिक्कत नहीं कि आपकी बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग होनी चाहिए। डिपेंड ये करता है कि आप कंटेंट क्या डाल रहे हैं। हैंड राइटिंग अब बहुत ज़्यादा कोई आपके मायने नहीं रखती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हम हड़बड़ी करते हैं वो ओटी सॉल्व करते वक्त करते हैं। मान लीजिए आप मल्टीपल चॉइस का ओटी लिख रहे हैं तो आप ए ऑप्शन सही है, ए लिखा है, बी ऑप्शन सही है, बी लिखा है, सी ऑप्शन सही है, सी लिखा है। वैसे कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन आपको करना क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप डालो, क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑप्शन मान लीजिए बी सही है तो ऑप्शन बी लिखिए, और जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन भी लिखिए उसके साथ में, तो आपका एकदम कंफर्म हो जाए। कभी कभी कुछ बच्चे बी ऐसा बनाते हैं कि समझ में नहीं आता बी है कि ए है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है चेक करने वाला। तो इसलिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख के उसके साथ उसका आंसर भी लिखिए। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, ट्रू फॉल्स में ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इस तरीके से लिख के आते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर डालो, नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स, नंबर 3 ट्रू, इस तरीके से। तो ये क्लियर होगा कि बच्चा यस फर्स्ट का ट्रू लिख रहा है, सेकंड का फॉल्स लिख रहा है, थर्ड का ट्रू लिख रहा है, इस तरीके से। मैथ दी कॉलम में भी यही गलती करते हैं। मैथ दी कॉलम आप क्लियर A1 2 A2 2 3 ऐसे मत लिखिएगा, आप मैच करिएगा बाकायदे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन गलती होने की संभावना कम होगी और टीचर इत्मीनान से सही नंबरिंग आपको दे पाएगा। अगला पॉइंट है कि आप रफ वर्क करते हैं, ये बड़ी कॉमन बच्चे गलतियां करते हैं। जो आप रफ वर्क करते हैं तो रफ वर्क क्या करते हैं, सबसे पीछे वाले पेज पे करते हैं जाके। नो, ऐसा मत करिएगा। रफ वर्क के लिए आप अपने पेज के राइट साइड में एक लाइन खींच लीजिए पेंसिल से, वहां लिख दीजिएगा रफ वर्क। वहां आप जब रफ वर्क करेंगे तो आपकी एक ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। अगर फिर आप यहाँ पर कुछ स्टेप कम भी करते हैं, कम लिखते हैं और साइड में रफ वर्क है, तो आपको वहाँ पर एग्जामिनर को दिखाई देगा कि यस बच्चे ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे कैलकुलेशन करके और यहाँ पर उसने लिखा है, तो इसलिए वहाँ पे नंबर आपके नहीं कटेंगे। साथ ही बच्चे गलती करते हैं छोटी छोटी और कि मान लीजिए कहीं यूनिट लिखनी होती है तो उन्होंने आंसर तो निकाल के रख दिया लेकिन यूनिट नहीं लिखी। तो यूनिट के नंबर होते हैं, यूनिट आपको लिखनी है, साफ सुथरी यूनिट लिखनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान आपको रखनी है। जब आप क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ पर भी आप दिक्कत करते हैं। जब आप क्वेश्चन चेंज करते हैं तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन चेंज करने के बाद आप तुरंत दूसरा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। नो, आप ये देखिएगा कि आप अगर पेज के ऊपर वाले पोर्शन में हैं तो आप कम से कम 2 या 3 लाइनों का स्पेस छोड़ दीजिएगा और उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर डालिए और वहां से स्टार्ट करिए। अगर आप पेज के नीचे वाले पोर्शन में आ गए हैं, केवल लास्ट में 2-3 लाइनें बची हैं, तो आप उस पेज को छोड़ दीजिए, वहां लिख दीजिएगा PTO प्लीज टर्न ओवर, और आप अगला क्वेश्चन अगले नए पेज से शुरू करिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होते हैं। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं कि शुरू में हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हम बहुत डिटेल में बहुत तरीके से लिखते चले जाते हैं, लेकिन फिर जब
दूसरे क्वेश्चन के लिए नंबर आता है तो हमें टाइम कम पड़ जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत 2-4 पेज में आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। आप देखिएगा कि क्वेश्चन में अब लिख के आता है कि इतने शब्द में, इतने वर्ड्स में आंसर को आपको कंप्लीट करना है। तो टू द पॉइंट लिखें, जो कंसर्न आंसर है वही लिखें, इधर उधर की बातें मत लिखिएगा, बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करिएगा। टू द पॉइंट लिख के यूनिट लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो आप बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला इग्नोर करते हैं लिखने, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते। नो, फार्मूला जरूर लिखिएगा। उसके 2 फायदे। एक फायदा ये कि आपके क्वेश्चन की गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, फार्मूला आपके सामने लिखा होगा। दूसरा, मान लो क्वेश्चन करते करते आपने आंसर निकालते वक्त गलती कर दी, तो अब नंबर आपके कटेंगे, या हो सकता है 0 भी कर दे। लेकिन फार्मूला जब लिखा है तो फार्मूले के नंबर होते हैं, स्टेप के नंबर होते हैं, तो फिर वो 0 नंबर नहीं देगा, आपको नंबर मिलेंगे, फार्मूले के नंबर मिलेंगे, स्टेप के नंबर मिलेंगे। बिना फार्मूले के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने गलती कर दी तो आप सीधे सीधे 0 पे पहुंच जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। सबसे पहले मैंने शुरू में ही बताया था कि आप वो क्वेश्चन करें जो आपने बहुत अच्छे से घर में रिवीजन किए हैं, उनको लिख लिख के देखा है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो अब आपको कंफ्यूज कर रहा है या कम आ रहा है दिमाग में, आप नो प्रॉब्लम लंबी सांस लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा, और अब आप सोचें कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उससे इसका क्या रिलेशन है, किस तरीके से उन क्वेश्चन का बेस यूज करते हुए, उन क्वेश्चन की नॉलेज यूज करते हुए और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर भी लिख पाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप अगर एग्जाम में ध्यान रखते हैं तो हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छे नंबर और 100 आउट ऑफ 100 नंबर आप गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।